हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं आप सभी लोगों के लिए जिसका पेपर होता है उसी का मैं आप लोगों के लिए रैपिड फायर क्लास लेकर आती हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो भी हम आपकी कराने वाले हैं और आज हमारा सब्जेक्ट होने वाला है हिंदी, क्योंकि कल आपका हिंदी और इंग्लिश का पेपर है। तो हम हिंदी की क्लास लेकर आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास रहने वाली है। तो आप पूरा वीडियो वॉच करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। लास्ट मोमेंट पर आप इन सारे प्रश्नों को देख कर जाइए। जितने भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे वो सारे आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बाकी जिन लोगों ने अभी तक ऑब्जेक्टिव की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर ऑब्जेक्टिव वीडियो भी देख लीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और फटाफट से आज के सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, पहला हमारा प्रश्न है कि वाचन कितने प्रकार का होता है। तो वाचन 2 प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि कितने प्रकार की होती है। तो ध्वनि 2 प्रकार की होती है, सार्थक ध्वनि और निरर्थक ध्वनि। शब्द किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अपने भावों को दूसरों तक प्रकाशित करने हेतु ध्वनि प्रतीकों का जो प्रयोग करना पड़ता है, इन ध्वनियों के मेल को हम ही शब्द कहते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है कि शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण और छात्र दोनों ही क्रियाशील हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंताक्षरी प्रतियोगिता और वार्षिकोत्सव एवं अन्य समारोहों की भागीदारी व उपलब्धता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। अब जिन लोगों को लगता है कि हिंदी बहुत ही सरल है और हिंदी में तो पास हो ही जाएंगे, तो ये उन लोगों की भूल है कि आपको हिंदी इतनी सरल लगती है और हिंदी में तो आप पास हो ही जाएंगे, ये सोच के लोग हिंदी पढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है, लेकिन जब हिंदी में बिंदी लगाना भूलते हैं ना तो आपके पेपर पर बिंदी लग जाती है। इसीलिए हिंदी को इतना हल्के में मत लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं और आप किसी भी सब्जेक्ट में अपनी बैक ना लगने दीजिए। बहुत अच्छे से पेपर करिए। मैं बार बार कहती हूँ कि बैक ना लगने दीजिए, क्योंकि एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आपको बार बार वही पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बार बार पढ़ने से बोरियत आती है। ठीक है, तो बार बार पढ़ना नहीं है हमको, हमें एक बार पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है और पास होना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गद्य का अर्थ लिखिए। जिस रचना में छंद शास्त्र की गण एवं मात्राओं के बंधन नहीं होते वे गद्य होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। तो सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, जैसे कि बाकियों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग। नेक्स्ट है शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि। और थर्ड हमारा हो गया कि मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों इत्यादि का ज्ञान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण बताइए। पहले हमें उपसर्ग का अर्थ बताना है कि शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर अपने अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बताना है, जैसे कि आ प्लस मर मतलब अमर, क्या बन गया, अमर। अ प्लस नैतिक मतलब अनैतिक। ठीक, उपसर्ग मतलब उप से याद रखिए आप। ठीक है, उप मतलब आगे, उप मतलब आगे, किसी भी शब्द के आगे। ठीक है, तो उप से आप क्या याद रखेंगे, आगे, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सामासिक पद किसे कहते हैं। सामासिक पद क्या होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। जैसे चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में समास पूछे गए हैं, 4 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा का अर्थ एवं भेद बताइए। तो वे शब्द जिनसे व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान व वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। ये सभी को पता होगा। ठीक है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। मुझे नहीं लगता कि आपको इनके जो प्रकार हैं इनके बारे में भी आपको समझाने की ज़रूरत है।
ठीक है, आपने इतना तो पढ़ा ही होगा और बचपन से हम संज्ञा और सर्वनाम के बारे में तो पढ़ते ही आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वनाम का अर्थ बताइए। तो कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि हम, आप, मैं, तुम, वह, ये सारे क्या हो गए, ये हमारे सर्वनाम हो गए। ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, अब सर्वनाम के प्रकार पूछे गए हैं कि सर्वनाम के प्रकार बताइए। तो 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। ठीक, कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। अब आपको याद कैसे रखना है, देखिए आप देखिएगा कि निजवाचक और निश्चयवाचक एक जैसा लग रहा है तो आप इसको याद रखिए। ठीक है, निज और निश्चय। उसके बाद आप देखिएगा कि निजवाचक हो गया, निश्चय और अनिश्चय। ठीक, अनिश्चय से ही अनिश्चय बन गया, तो 3 तो आपको ऐसे ही याद हो गए। उसके बाद आप पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक, संबंधवाचक ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए क्रिया के भेद बताने हैं कि कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कम पड़ता है। ठीक है, क्रिया के भेद, रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताने हैं। तो रचना के आधार पर बताइएगा कितने भेद होते हैं। तो 4 भेद होते हैं, प्रेरणा प्रदत्त क्रिया और संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालीन क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2015 में ये आया हुआ है। द्रुत पाठ का ऐसा नहीं है कि कोई और आए नहीं है, सारे आए हुए हैं, बस इनकी प्रिंट नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? द्रुत पाठ का अर्थ क्या होता है कि कम समय में अधिक से अधिक वाचन या पाठ करना, अर्थात पढ़ना। कम समय में अधिक से अधिक पढ़ना द्रुत पाठ कहलाता है। अभी हम लोग स्पीड में पढ़ना स्टार्ट कर दें कम समय में और पूरी PDF इसका कंप्लीट कर दें हम, ठीक है, पूरा क्लास कंप्लीट कर दें, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग कि द्रुत पाठ। ठीक है, अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। तो व्यक्ति द्वारा अपने विचारों और भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए कि प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो इन्होंने किस प्रकार परिभाषित किया है कि मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिन ध्वन्यात्मक संकेत, ठीक है, किसको? ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है, उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी कोई डेफिनेशन लिखिए, किसी के अनुसार लिखिए, तो आप ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा ज़रूर लगाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा, परिचर्चा, ठीक है, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। लिखित अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाट लेखन। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? लिखित अभिव्यक्ति के कारण, ठीक है, साधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। तो लिखित अभिव्यक्ति भाषा का स्थायी रूप है, क्योंकि इसके माध्यम से हम अमूल्य विचारों को अधिक समय तक सुरक्षित रखते हैं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी एवं अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसीलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अक्षर का अर्थ लिखिए। अक्षर का अर्थ, जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ है नाश होना अथवा तथा। आ का अर्थ है नहीं, किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता। अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्ड किसे कहते हैं। देखिए वर्ड किसे कहते हैं कि ध्वनियों के संकेत चिन्हों के रूप में लिखकर प्रकट किया जाता है। यही ध्वनि चिन्ह व्याकरण में वर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं। या वह ऐसे भी कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किया जा सकें वह वर्ण कहलाता है। ठीक, आप इतना भी लिख कर आ सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो आप इतना लिख सकते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकें वह वर्ण कहलाता है। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं? जैसे कि आ, चा, छा, ठीक है, जा, ये क्या होते हैं? वर्ड। चलिए शब्द की व्याख्या कीजिए। व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह अथवा संकेतों को हम शब्द कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या है? ध्वन्यात्मक और
वर्णात्मक। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं शब्द के 2 भेद होते हैं। अच्छा, आंसर में लिखा है शब्द के 2 भेद और इसमें लिखा है शब्द कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसको थोड़ा बाद में रखते हैं, हम इसका कमेंट में आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे इसका आंसर। ठीक है, चलिए आदर्श वाचन, पहले तो ये देखेंगे कि इसका क्वेश्चन पूछा क्या गया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ है आंसर कुछ और है। चलिए, आदर्श वाचन किसे कहते हैं? तो शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अनुरक्ति एवं निस्सीम शब्द का विलोम लिखना है हमें। तो अनुरक्ति का होता है विरक्ति। ठीक है, अनुरक्ति का क्या होता है? विरक्ति। निस्सीम का होता है असीम। विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध करने के लिए हम विस्मय आदि बोधक का चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम यानी कि उपसर्ग में बनने वाले 2 शब्द लिखिए। सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द हमें लिखने हैं। तो पहला सम प्लस गीत मतलब संगीत, सम प्लस मान मतलब सम्मान। उपसर्ग आपको बताया ही था मैंने कि जो पहले लगते हैं। ठीक है, जो आगे, उपसर्ग मतलब आगे, उप मतलब आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ये आप याद कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक लिखिए। तो प्रेमचंद। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एकमात्र सहारा। वाक्य प्रयोग क्या होगा कि रूपचंद के पास एक ही तो लड़का था, वह भी दुर्घटना में चल बसा, अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि प्रसंग गोचित शब्द किस समाज का उदाहरण है? तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। श संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? क और क प्लस श। ठीक है, इससे बना है छ। तो द्रुत पाठ का अर्थ क्या है? शीघ्रता से पढ़ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, उसको शॉर्ट में लिख दिया गया। शीघ्रता से पढ़ना ही द्रुत पाठ कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इनके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। चलिए वचन कितने प्रकार के होते हैं ये हमें बताना है। तो पहले हम वचन के बारे में बताते हैं कि वचन होता क्या है। शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लिंग की परिभाषा दीजिए। लिंग किसे कहते हैं ये बताइए। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। 2020 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि ये पुरुष है या स्त्री, पुरुष और स्त्री होने का बोध होता है। इसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है? सस्वर वाचन 2 प्रकार से किया जाता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाषा का लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथावाचन का वाचन। ठीक है, बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन या फिर पद्यांश का पाठ। दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन वह है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़ें या बोलें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के कितने अंग हैं? तो शब्द को मिलाकर वाक्य निर्मित होते हैं। जैसे ये हैं, ये वाक्य हैं। ठीक है, ये शब्द मिलकर बने हैं, ये वाक्य हैं। ठीक है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अब हमें वाक्य के अंग पूछे हैं। तो उद्देश्य और विधेय 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है पदक्रम का अर्थ क्या है? तो शब्दों को उचित क्रम से लगातार वाक्य बनाने को पदक्रम कहते हैं। संयुक्त वाक्य कैसे कहते हैं? तो वाक्य में 2 या 2 से अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते हैं, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मिश्रित वाक्य का अर्थ क्या होता है? कि वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक अथवा अधिक उपवाक्य हो तो मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन योगाशय करना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन योगाशय करना चाहिए। इसमें 2 बात है ना कि डॉक्टर ने कुछ कहा है, क्या कहा है कि योगासन करना चाहिए, तो दोनों को मिक्स कर दिया तो मिश्रित वाक्य हो गया। चलिए स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? 2015 में ये आया है। ठीक है,
कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अंश और अंश शब्द का क्रमशः अर्थ लिखिए। तो अंश का होता है भाग, अंश का होता है कंधा। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर का अर्थ होता है ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ड के सहयोग की आवश्यकता ना हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं आपको, जैसे उत्थान और मूक। उत्थान का होता है पतन, मूक का होता है वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखने हैं। तो आजन्म, आगमन, आकाश। ठीक है, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी को मैंने अभी बताया था, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए इसमें घुमा के पूछ दिया गया ना, वैसे सर्वनाम की परिभाषा आपसे पूछते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को दो वर्गों में विभाजित या वर्गीकृत कर सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द। तो प्रतिकूल, प्रतिछाया। ठीक है, प्रतिबिंब। चलिए, कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? कारक। ठीक है, अब इसमें प्रत्यय पूछा गया है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगा होता है। बताइए, कारक, तो इसमें अक लगा है। अभी तक हम उपसर्ग पढ़ रहे थे, है ना। ईशा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त है? तो ईशा ने पत्र पढ़ा, इसमें आपका लंग लकार भूतकाल। ठीक है, बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो विशेष और विशेष्य। ठीक है, वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। किसके? वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची शब्द। तो कौन कौन से हैं? कथन और आख्यान। सर्वनाम के दो उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो आप लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट आपका है प्र उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द। तो प्रचार, प्रसार। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो चलिए देख लेते हैं कि वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। ठीक है, अभी उपसर्ग मतलब उप मतलब आगे। ठीक है, अब प्रत्यय मतलब पीछे, जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्यय कहलाते हैं और उपसर्ग की भांति एक नवीन अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे लौकिक में इक, मित्रता में ता। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृदंत, जिसको हम कृत प्रत्यय भी कहते हैं, और तद्वित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि काल कितने प्रकार के होते हैं? काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? शिक्षक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे बोलने में उसका प्रयोग करते हैं तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। मौन वाचन के दो उद्देश्य लिखिए। दो उद्देश्य लिखने हैं हमें किसके? मौन वाचन के। पहला क्या है कि दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना पठनीय सामग्री का भाव ग्रहण करना। नेक्स्ट है अवकाश के क्षणों का उपयोग करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे 2016, 17 एंड 19 में पूछा गया है। घुमा के आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए। ठीक है, या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और उदाहरण लिखिए। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और इनके प्रकार भी देख लेते हैं। क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हो तथा व्यक्ति विशेष को संबंधित हो, ठीक है, वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। सीधी बात है, अपने संज्ञा की स्थापना याद की थी। ठीक है, कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो, जो सर्वनाम की आपने याद की थी वही है, उसी में बस इतना जोड़ दिया गया है, तथा व्यक्ति विशेष को संबंधित हो। अब आप देख सकते हैं कि पुरुष लिखा है तो व्यक्ति विशेष को तो संबोधित हो ही रहे हैं, है ना, संबोधित करता है, वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में कहा जाता है। अब हम इसके क्या करते हैं, प्रकार देख लेते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, ठीक है, जो बोलने वाला होता है, जैसे कि मैं, हम, ठीक है, तो ये क्या हो गया, उत्तम पुरुष। नेक्स्ट होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जिसे बोला जाए, ठीक है, जैसे तुम, तू, आप, ठीक है। उसके बाद होते हैं अन्य पुरुष, जिसके विषय में बोला जाए, जैसे हम आपस में बात करें किसी और के विषय में, ठीक है, जैसे कि वे ऐसे थे, उन्होंने ऐसा किया, तो क्या हो गया, वो अन्य पुरुष। ठीक है, चलिए अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाने हैं। अधि बनाते हैं, चलिए। अधिपति, अधिनियम, अधीन, ठीक है, और अधिष्ठाता। चलिए
क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण लिखिए। 2018 में पूछा गया है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सीधी सी बात, जो क्रिया की विशेषता बताएं, क्रिया विशेषण पूछा गया है, इसी में पढ़ लेना कि जो क्रिया की विशेषता बताएं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि खरगोश तेज दौड़ता है और पिताजी घूमने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विदुषी एवं तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखिए। तो विदुषी का पुल्लिंग होगा विदूषक, ठीक है, और तपस्विनी का होगा तपस्वी। अब इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, कि विदूषक का आपको स्त्रीलिंग लिखना है तो विदुषी, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखना है आपको, जैसे प्रिया, बुद्धिमान, ठीक है, श्रीमती, उत्सव। तो ऐसे नहीं उत्सव लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? उत्सव। श्रीमती कैसे लिखा जाता है? ऐसे। बुद्धिमान बहुत लोग नहीं लिख पाते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को, तो देख लीजिए आप लोग, बुद्धिमान, ठीक है, प्रिया नहीं प्रिया। चलिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था या दशा का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमारा बचपन, बुढ़ापा, क्रोध, हंसी खुशी, ईमानदारी, मोटापा, मतलब जो हमारे भाव होते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, फीलिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द बनाने हैं। तो अभिवादन, अभीष्ट, अभिमान और अभ्यर्थी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। सारे क्वेश्चन आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप सब अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैंने हिंदी की वीडियो दी है आप वो भी मैराथन क्लास ज़रूर देखिएगा। चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कौशल क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।